दोस्तों, क्या आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू सेलर्स को कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो इनमें फर्स्ट है, ई कॉमर्स बिजनेस में ज़्यादातर लॉसेस हाई रिटर्न की वजह से होते हैं। सेलर गलती क्या करते हैं, जब उनके प्रोडक्ट्स रिटर्न आने लगते हैं ना, तो आप ध्यान नहीं देते हो कि रिटर्न क्यों आ रहा है, और वो प्रोडक्ट बार बार रिटर्न आने के बावजूद आप उसे सेल करते रहते हो। इसी कारण आपको डबल रिटर्न चार्ज देना पड़ता है। कभी कभी रिटर्न प्रोडक्ट हमें डैमेज भी मिल जाते हैं, तो उससे हमारा प्रोडक्ट का भी भारी नुकसान होता है, और प्लस रिटर्न चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। तो इन दोनों कारणों से हमें बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है। आपको सबसे पहले चेक करना है, अगर आपके प्रोडक्ट्स पर हाई रिटर्न है तो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी सेल मत करो। कुछ नए सेलर्स क्या करते हैं, इमेज कुछ और अपलोड कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी अच्छे तरीके से मेंशन नहीं करते हैं, और ऐसे ही सेल करना चालू कर देते हैं। आप थोड़ा सा समझिए कि जो भी ऑनलाइन परचेस कर रहा है वो भी थोड़ा तो पढ़ा लिखा है, तभी तो वो कुछ सर्च करके ऑनलाइन परचेस करने जा रहा है। आप उसे उतनी आसानी से बिल्कुल भी उल्लू नहीं बना सकते। कस्टमर को उल्लू बनाना मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। ऑनलाइन बायर एकदम जागरूक ग्राहक होता है। आप थोड़ा भी गलती करोगे तो वो रिटर्न करने के लिए बैठा ही है, और आप मना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चीज आपके हाथों में नहीं है। आपके हाथों में है जेन्युइन प्रोडक्ट सेल करना, तो आपको ईमानदारी से वो चीज करनी पड़ेगी। तो आप जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो कस्टमर आपने जो लिखा है और जो इमेज में शो कर रहा है उसी को देखकर और पढ़कर कस्टमर ऑर्डर करता है। अगर उसमें कोई भी मिस इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कस्टमर ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो और आपको कुछ दिखाया और आपको कुछ भेजा कुछ और, तो आप वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो इसीलिए आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसी से रिलेटेड लिखना। उसके बाद प्राइसिंग, आपको प्राइसिंग अच्छे से सेट करनी है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। ओवर प्राइसिंग बिल्कुल भी नहीं करना। अगर एक प्रोडक्ट मीशो पे 500 का सेल हो रहा है और आप उसको 700 800 में बेचने लगोगे तो आप गलती कर रहे हो। अगर आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है तो मत बेचो, कोई दूसरा और प्रोडक्ट सर्च कर लो जिसमें आपका अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा हो। लेकिन अगर आप ओवर प्राइसिंग डाल दोगे तो आपको रिटर्न आने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पैसा सबको बचाना है। मैंने खुद कई बार प्रोडक्ट को रिटर्न किया है ओवर प्राइसिंग के कारण। तो आपको भी यही गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको आपके खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि अगर यह चीज़ मुझे मिलेगी तो मैं रखूंगा या रिटर्न कर दूंगा। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आप दूसरी बड़ी गलती क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर देना। बेहिसाब बिना फालतू का पैसा खर्च कर दोगे एडवर्टीजमेंट के ऊपर। आपको यह नहीं लगता आप डेली के 300-400 रुपीज के एड्स पे बिना फालतू का खर्चा कर रहे हो? सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो। ये देखिए, एडवर्टाइजिंग लगाने का भी एक तरीका होता है, उसकी भी कुछ एक्सपर्टीज होती है। ऐसा नहीं कि आप कल पैदा हुए और आज चलना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं। आपको उस चीज का नॉलेज धीरे धीरे गेन करना पड़ेगा, तभी आप एडवर्टाइजिंग कैसे लगाना है और कैसा नहीं लगाना है आपको समझ में आएगा। शुरू से ही आप सोचने लगोगे कि मुझे एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। उसको आपके ऐड के बारे में समझने में भी टाइम लगता है। तो मेरा मानना है कि आपको ऑर्डर्स कुछ दिन के लिए नहीं आएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आप ऐड के ऊपर ज़्यादा पैसा शुरू मत वेस्ट करना। कुछ लोगों को बिना ऐड के भी बहुत ऑर्डर्स आते हैं, और कुछ लोगों को ऐड लगाने के बाद भी नुकसान हो रहा है। तो मेरी सलाह यही है कि आप शुरू में ऑर्गेनिक ऑर्डर्स पे फोकस करिए, ना कि एड्स वाली ऑर्डर्स पे। और दोस्तों, मैं आपको एक टिप देता हूँ। आपको एक नोटबुक लेनी है और आपको इसमें सारे लॉसेस का रीज़न लिखना है। जब तक रीज़न क्लियर नहीं होगा तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ याद रखना, नहीं तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे और बिजनेस बीच में छोड़ के चले जाओगे और बोलोगे कि ये मेरे बस का नहीं है। एक्चुअली आप और हम सबके बस का सब कुछ है, लेकिन वो सिस्टम के साथ उसको हमें करना पड़ेगा। उसके बाद आप
कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मत बेचना जिसमें कलर और साइज की डिमांड बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि ये टी शर्ट है या कोई भी कपड़ा है, इसमें साइज का और कलर का बहुत इशू रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गलती से भी आपने आपके प्रोडक्ट की इमेज एडिट करते वक्त इधर उधर कर दी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको बता देता हूँ, हम कोई भी दुकान में जाते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को अच्छे से देख लेते हैं और अच्छे से देखने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस में उल्टा है, हम कस्टमर को बस एक इमेज जो कैमरे से क्लिक की हुई होती है वो दिखाते हैं और कुछ डिस्क्रिप्शन डिटेल्स होती है, उसके आधार पर कस्टमर उस पर भरोसा करके उस प्रोडक्ट को वो आपसे ऑर्डर करता है। ऑर्डर करने के बाद जैसे ही प्रोडक्ट उनके पास जाएगा तो वो बहुत खुश होकर क्यूरियोसिटी के साथ उस ऑर्डर को देखेगा। लेकिन अगर कस्टमर को पता चला कि ये मैंने जो देखा ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त और अभी जो मेरे पास डिलीवरी होके आया है इसमें फ़र्क है, तो वो रिटर्न भी कर सकता है। तो आपकी छोटी सी गलती के कारण लॉस भी हो सकता है। ऐसे ही साइज वाले प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है। अगर कस्टमर को 5 नंबर का साइज कोई भी प्रोडक्ट चाहिए और मान लो अगर कस्टमर को 5 साइज का प्रोडक्ट मिल भी गया लेकिन वो गलती से फिट भी नहीं हुआ तो वो तुरंत रिटर्न कर देगा। और मान लो आपका कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके आपको रोज के 4 ऑर्डर आते हैं और उसमें हर एक ऑर्डर के पीछे आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 4 ऑर्डर का 200 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। लेकिन इन 4 ऑर्डर में से एक ऑर्डर भी रिटर्न हो गया, कस्टमर रिटर्न, तो आपको 150 से 200 रुपीज़ का रिटर्न चार्ज लगेगा। तो ये ओवरऑल मिला के चारों ऑर्डर्स का लॉस आपको एक रिटर्न की वजह से झेलना पड़ेगा। और उसके बाद रिटर्न आया हुआ प्रोडक्ट कस्टमर ने यूज करा के भेजा हो या फिर आते वक्त डैमेज भी हुआ हो तो आपके प्रोडक्ट का भी लॉस हो जाएगा। तो आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो रिटर्न पॉलिसी समझो और ऑप्टिमाइज करो। मैंने बहुत सारे ऐसे सेलर्स देखे हैं जो सिर्फ रिटर्न की वजह से लॉस में चले गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यू सेलर गलती करते हैं रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। आप शुरू में फ्रेजाइल आइटम्स के प्रोडक्ट को मत बेचो। शुरू में आपको कोई भी कांच या ग्लास का कोई भी प्रोडक्ट हो वो आपको ऑनलाइन बिल्कुल भी सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये डिलीवरी के टाइम पर गलती से भी ब्रेक हो गया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके प्रोडक्ट का नुकसान हो गया और उसके साथ साथ प्रोडक्ट रिटर्न जो आएगा उसका आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा, मतलब आपका डबल नुकसान हो गया, आप तो माइनस में चले जाओगे। तो आपको शुरू में फ्रेजाइल आइटम्स के प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। इसके बाद चाइनीज आइटम्स को बिल्कुल भी मत बेचो। अभी आप बोलोगे ये नहीं बेचना वो नहीं बेचना, तो आखिर बेचना क्या है? देखिए, बिजनेस में प्रोडक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका प्रोडक्ट खास नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट से बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना कि वो प्रोडक्ट आपको अच्छा पैसा या प्रॉफिट कमा के देगा। आपको तो पता ही है चाइनीज प्रोडक्ट्स की क्या हकीकत है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। अगर गलती से भी चलने लगेगा तो पता नहीं कितना दिन तक चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है और कस्टमर प्रोडक्ट देखने के बाद समझ जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का है या फिर बेकार क्वालिटी का है, फिर उसे वो रिटर्न कर देता है अगर वो बेकार क्वालिटी का है तो। क्योंकि बहुत सारे नॉन ब्रांडेड चाइनीज़ आइटम्स की क्वालिटी ख़राब रहती है। ऐसा नहीं है कि सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट बेकार के होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दिखने में भले ही वो अच्छे दिखते हो लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। तो आप जितना हो सके चाइनीज़ आइटम्स को बेचना अवॉइड कीजिए, और बेच रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ही बेचें और हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने का प्रयास रखें। जितनी हो सके उतनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है आपको। आपको पता है रिटर्न पॉलिसी में क्या दिक्कत है? 7 दिन से 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी रहती है। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ भी दिक्कत होगी तो कस्टमर 100% उसको रिटर्न कर देगा। और अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है तो बिल्कुल भी आप उससे सेल मत करिएगा, वरना आपका नुकसान हो सकता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं जिनका वेट ज़्यादा ना हो, यानी कि जो प्रोडक्ट वजन से ज़्यादा है उनको नहीं बेचना है, और जिनका वेट कम है लेकिन साइज जो उनका वॉल्यूमेट्रिक वेट बहुत बड़ा है उन प्रोडक्ट को भी नहीं बेचना है, क्योंकि आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो
तो कोई भी प्रोडक्ट उड़ के तो उनके यहाँ पे कस्टमर के घर पे नहीं जाएगा, उसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो, वो लोग खुद डिलीवर करेंगे। तो डिलीवरी करने का पैसा वो आपसे लेने वाला है। तो इसका ध्यान बिल्कुल रखें कि शिपिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ई कॉमर्स बिजनेस में। ई कॉमर्स बिजनेस में इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसका पूरा ध्यान छोटे बच्चे की तरह आपको रखना पड़ेगा। तो शुरू में ज़्यादा वेट वाले प्रोडक्ट और बड़े साइज जिनका वॉल्यूमेट्रिक वेट ज़्यादा है, ऐसे प्रोडक्ट हमें बिल्कुल नहीं बेचना है, तभी आप सक्सेसफुल ई कॉमर्स सेलर बन जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है, मान लो कि आपने XYZ प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, अब आपको उसका पूरा बल्क ऑर्डर नहीं देना है, आपको पहले बस 10 प्रोडक्ट लेना है और उनकी टेस्टिंग करना चालू करना है, क्योंकि आप तो नए हो, आपको पता नहीं है आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा चलता है तो फिर आप नेक्स्ट टाइम उसको बल्क में ऑर्डर कर सकते हो और सेल कर सकते हो, तो अच्छी बात है। लेकिन शुरू में आप बल्क में ऑर्डर करोगे और वो बिकेगा ही नहीं, आपका प्रोडक्ट वैसे ही पड़ा रहेगा और आपका पैसा प्रोडक्ट में अटक सकता है। सबके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं होते हैं, मैक्सिमम लोग छोटे से ही शुरुआत करते हैं और करनी भी चाहिए। तो सबसे मेन ज़रूरी है, शुरू में अगर आपने 5 या 10 प्रोडक्ट सेल करने का प्लान बनाया है तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हर प्रोडक्ट की ले, ज़्यादा क्वांटिटी बिल्कुल भी मत ले, नहीं तो आपका स्टॉक अटक सकता है और उसमें आपका पैसा फंस जाएगा। दोस्तों, आप स्टार्ट करो लेकिन स्मार्टली और तरीके से स्टार्ट करो। जो भी मैंने आपको बताया है वह सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो और करो। शुरुआत में लो रिस्क वाले प्रोडक्ट से स्टार्ट करो। शुरुआत में आपको मार्जिन पे फोकस करना है। और सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, आप एक प्लेटफॉर्म पे ध्यान नहीं देते, आप अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट तीनों पे एक साथ चले जाते हो सेल करने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर आप एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हो। मेरी सलाह यही है, आप शुरू में पहले एक प्लेटफॉर्म से शुरू करो, बाद में धीरे 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 आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे एक्सपांड करना शुरू कर दो। एक्चुअली ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा बन गया है, तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए ये बिजनेस करने के लिए, ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट में ज़रूर बताएं या इंस्टाग्राम पे मुझे DM करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।